तो मेरा नाम मोहसिन है और मैं भोपाल से ही हूँ। और भोपाल में एक संस्था है अंश हैप्पीनेस सोसाइटी। मैं उसी से जुड़ा हूँ। अंश पिछले 5 साल से 6 साल से भोपाल में काम कर रहा है। और आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने देखा कि काफ़ी सारे टॉपिक्स पे सेशन हुए हैं इस ग्रुप पे। भक्ति शर्मा जी से शुरू हुआ था कैरियर इन पॉलिटिक्स पे, और उसके बाद भी कई सारे सेशन रहे। तो आज एनजीओ की बारी है। तो एनजीओ एनजीओ का फुल फॉर्म सभी जानते ही हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जब हम बोलते हैं तो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं उसको अपने आप मिल जाता है। मतलब फिर हमें दिखता है कि हाँ, मतलब अगर ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका अपोजिट क्या होगा, या मतलब इसका दूसरा पहलू क्या होगा, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ या उनके काम बहुत हद तक वही होते हैं जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। पर हाँ, क्योंकि स्केल थोड़ा अलग होता है, गवर्नमेंट का स्केल बहुत ब्रॉड होता है, एनजीओ का स्केल अलग अलग होता है। डिपेंड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कैपेसिटी, उसके बैंडविड्थ, उसके साइज के ऊपर के वो कैसे उसको कर सकते हैं। तो जब हम कैरियर इन एनजीओ की बात करते हैं तो एनजीओ या समाज सेवा हम बोल लें, ये बहुत पुराना फील्ड है। मतलब कई सालों से, दशकों से ये चला आ रहा है, लोग समाज सेवा कर रहे हैं। मेरी जो ग्रेजुएशन भी हुआ, मेरी जो पढ़ाई हुई बीएसएस कॉलेज से, वो इसी सब्जेक्ट में हुई। तो वहाँ मुझे जानने को मिला कि ट्रेडिशनल तरीके भी होते हैं, जिसे हम चैरिटी के नाम से जानते हैं या दूसरे और नामों से जानते हैं, जिसमें लोग कहीं ना कहीं समाज में अपना योगदान देते हैं। चैरिटी अलग अलग मीडियम से की जाती है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोग करते हैं, लोग डायरेक्टली भी करते हैं, और अलग अलग कैपेसिटी में लोग करते हैं। पर समय के साथ एक सेक्टर बनता गया, एक प्रॉपर प्रोफेशन बनता गया, जिसे हमने कहीं ना कहीं एनजीओ के फॉर्मेट में देखा, आज हम देख रहे हैं। एनजीओ भारत में अगर हम देखें तो अलग तरह से देखा जाता है, पर बाहर देशों में जब हम बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं या कुछ और देशों की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनको लाइसेंस मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर आपको लॉ प्रैक्टिस करना होता है कोर्ट में तो आपको बार काउंसिल का लाइसेंस मिलता है। उसी तरह से दूसरे देशों में अगर आपको सोशल सर्विस करनी है या सोशल वर्कर आप हैं, तो आपको सोशल वर्कर होने के लिए लाइसेंस लेना होता है। तो भारत में अलग अलग प्रकार से लोग काम करते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में। अ, एक मित्र से बात हो रही थी, उनको जब मैंने बताया कि मैं एक इस तरह का एक सेशन लेने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पॉइंट आप ज़रूर रखिएगा कि एनजीओ में जॉब्स होते हैं और कैरियर आपको चुनना पड़ता है इसके अंदर। मतलब आपको देखना पड़ता है कि आप किस दिशा में या किस कैपेसिटी में इसमें काम करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी एनजीओ के साथ जुड़ते हैं, एज एज अ प्रोफेशनल जुड़ते हैं, या अगर आप किसी जॉब या किसी पोजीशन पे जुड़ते हैं, तो उसमें आपका जॉब रोल होता है, वो एक बहुत मुझे लगता है एक स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक प्रोग्राम को लेके होता है। पर जब आप उसमें ज़्यादा समय देते हैं या आपको लगता है कि अब आपको इसी फील्ड में रहना है, पूरी तरह से रहना है, तो फिर आपको समझना पड़ता है कि आप आने वाले दिनों में अपने आप को कैसे देखते हैं। काफ़ी सारे लोग जॉब शुरू, मतलब किसी एनजीओ को ज्वाइन करते हैं एज एन एम्प्लॉय, पर कुछ समय बाद जब उनको किसी मुद्दे पे लगता है या किसी इशू पे लगता है कि उनको अपना ज़्यादा समय देना चाहिए, तो या तो फिर वो स्विच करते हैं या फिर वो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म करते हैं। इवन जो स्कूल्स होते हैं या और भी बहुत सारी जो बॉडीज़ होती हैं, वो भी एक प्रकार के सोसाइटी ही होती है। तो इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन होता है एनजीओ का या बाकी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक जैसे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये स्टेट लेवल पे भी होता है और ये नेशनल लेवल पे भी होता है, और भी आजकल नए तरीके हैं। नॉन प्रॉफिट कंपनी के थ्रू भी लोग इसमें काम करते हैं। तो तरीके कई सारे हैं इसमें, मतलब एक संस्था को चालू या शुरू करने के लिए। तो अगर हम बात करें, हाय कांक्षी,
अगर हम बात करें कि अगर आपको एक एनजीओ में काम करना है, तो अगर आप भोपाल में रहते हैं या आप किसी और शहर में रहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसी एनजीओ के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? एक तो या तो कोई ऑलरेडी उससे जुड़ा होगा जिसके थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वो भी किसी प्रोग्राम या किसी प्रोजेक्ट के बारे में मिलेगी। तो बहुत सारे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, जैसे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रास रूट पे काम करती हैं, शहरों में भी हैं और गांव में भी हैं। और ये जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी होती हैं। कभी कभी टेक्निकल सपोर्ट के लिए जुड़ी होती हैं, या फिर एज अ फंडिंग एजेंसी वो उनके साथ जुड़ी होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर फील्ड के लोगों के लिए आपको जॉब मिल जाएंगे। अगर आप अकाउंट से हैं तो अकाउंटेंट का जॉब आपको मिल सकता है। अगर आप प्रोग्राम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम मैनेजर बन सकते हैं। अगर आप कुछ और, जैसे मान लीजिए अगर आप फील्ड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं एनजीओ में, उनके सब्जेक्ट्स बहुत अलग अलग होते हैं। कुछ संस्थाएं बच्चों के मुद्दों पे काम करती हैं, कुछ संस्थाएं विमेन इश्यूज पे काम करती हैं, कुछ संस्थाएं हेल्थ पे काम करती हैं, कुछ संस्थाएं जेंडर पे काम करती हैं। तो बहुत बहुत वैरायटी है। मुझे लगता है इतना ब्रॉड सेक्टर है एनजीओ। अगर कोई इंसान अगर एक एनजीओ में अपने आप को देखना चाहता है, या एज अ कैरियर देखना चाहता है, या एज अ मिड टर्म कैरियर भी देखना चाहता है, बहुत सारे लोग कॉरपोरेट्स में आजकल जो जॉब कर रहे हैं वो ब्रेक लेते हैं कॉरपोरेट से, और एनजीओ में आ जाते हैं कुछ समय के लिए, और किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम करते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनजीओ में ही फिर आगे परस्यू करते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये ज़्यादा उनको सेटिस्फेक्शन जो काम वो कर रहे हैं वो देता है। अब इसमें एंट्री पॉइंट अगर हम बोलें कि एक एनजीओ से जुड़ने के लिए क्या क्या एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एक तो जॉब ओपनिंग तो काफ़ी सारा होता ही है। पर जॉब ओपनिंग के साथ साथ इसमें अगर आपको लगता है कि आपको अभी एज एन एम्प्लॉय नहीं आना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंटर्नशिप निकालते हैं, पेड इंटर्नशिप्स निकालते हैं, पेड फेलोशिप्स निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लूँ आपके सामने, तो फॉर एग्जांपल गांधी फेलोशिप। तो एक गांधी फेलोशिप करके है जो बहुत सारे लोग करते हैं। और पीरामल फाउंडेशन करके एक कंपनी है, वो इसको सीएसआर से, अपने सीएसआर से इसको फंड करते हैं। और जो लोग भी गांधी फेलोशिप का पार्ट बनते हैं उनको अलग अलग गांव में प्लेस किया जाता है। और एक कुछ समय निर्धारित होता है, 2 साल का लगभग, जो उनको उस गांव में डेडिकेटेडली देना होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और फेलोशिप प्रोग्राम है टीच फॉर इंडिया। तो टीच फॉर इंडिया जो फेलोशिप है वो बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करते हैं। और अगर आप टीच फॉर इंडिया का फेलो बनते हैं तो आपको किसी जगह पे किसी सिटी में या किसी गांव में किसी एक स्कूल के साथ आपको जोड़ दिया जाएगा, और उस स्कूल में आप पढ़ाएंगे बच्चों को। और लगभग 1 साल 2 साल ऐसे टर्म होते हैं। तो मतलब ये जो फेलोशिप्स होती हैं, इसमें एक डिसेंट अमाउंट आपको मिलता है एज अ ऑनरेरियम बोलें या एज अ सैलरी बोलें। पर इसमें सेटिस्फैक्शन बहुत होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें मतलब एक स्पेसिफिक टाइम तो आप दे रहे हैं। मतलब आपको पता है कि आपको 1 साल या 2 साल ही इसमें देना है। तो आपको पता होता है कि अगर 2 साल बाद आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है तो आपको कोई बंदिश नहीं होगी कि आपको कंटिन्यू ही करना है करके। तो ये फेलोशिप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। मैंने तो अभी आपको 2 ही फेलोशिप के बारे में बताया। एक कमेंट है यहाँ पे अमित राठौर जी का, सर जी एनजीओ में नौकरी के लिए कैसे कांटेक्ट करें? तो अमित जी, या सभी के लिए मैं अगर बताऊं, एनजीओ में अगर आपको जॉब्स सर्च करनी है तो एक वेबसाइट है DEVNET jobs.com करके, devnetjobs.com करके। ये डेवलपमेंट सेक्टर के जॉब ये लोग लिस्ट करते हैं, और आप सिटी वाइज भी इसमें सर्च कर सकते हैं कि कौन से शहर में, या अगर आपको इंटरेस्ट वाइज अगर आपको सर्च करना है कि विमेन इशू पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, या यूथ के मुद्दों में किस में जॉब है, तो वो भी आपको मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि एक एनजीओ ही मुझे एक ऐसा सेक्टर लगा
कि जिसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं। मतलब आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं या आपके जितने भी स्किल्स हैं, उनको आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं और आपको पूरा पूरा मौका मिलता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपको जब आपको एज अ फील्ड ऑफिसर या फील्ड मैनेजर रिक्रूट करते हैं या प्रोग्राम मैनेजर रिक्रूट करते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा व्यापक एरिया देते हैं जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी का इंटरेस्ट है कि उसको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो एनजीओ में एक सेक्शन होता है कम्युनिकेशंस करके। और आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। कम्युनिकेशन में फिल्म मेकिंग तो एक कंपोनेंट मैंने आपको बताया, बट नॉट जस्ट फिल्म मेकिंग, बट डॉक्यूमेंटेशन या उस डॉक्यूमेंटेशन को कैसे लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं उसके बारे में, या फिर सोशल मीडिया का काफ़ी सारा काम आजकल रहता है। उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट पे काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़। अभी आप देख रहे हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं। तो जब वो रिलीफ वर्क में लगे हैं तो उनको उन उन चीज़ों के लिए फंड रेज करना होता है। अब अगर आपको फंड रेज करना है तो आपको चाहिए कि आप अपने काम को या जो भी आपका कॉज है उसको लोगों तक पहुँचाएँ। और उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए जो टीम यहाँ पे एक एनजीओ में काम करती है वो कम्युनिकेशंस टीम होती है। कम्युनिकेशन टीम क्रिएटिवली उस पूरे कॉज को डॉक्यूमेंट करती है, उसको सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों से लोगों को बताती है कि ये चीज़ें हैं या ये इश्यूज़ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और फिर बहुत सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमने देखा कि गिव इंडिया करके एक वेबसाइट है विच इज़ अ क्राउड फंडिंग वेबसाइट। उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करा देश भर में, और फिर उन्होंने फंड रेजिंग कैंपिंग चलाया। उसके जो सीईओ हैं अतुल, उन्होंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट भी डाला जिसमें उन्होंने बताया लगभग 72 करोड़ रुपीस उन्होंने रेस करा, और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कई सारे लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई। तो ये सब कौन लोग करते हैं एक संस्था के अंदर? तो ये कम्युनिकेशन टीम होती है, वो इसमें आती है। फिर इसमें फंड रेजिंग टीम भी होती है। अब क्योंकि एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको फंड तो चाहिए काम करने के लिए। अब ये फंड कहाँ से आता है? तो ये फंड आने के बहुत अलग अलग सोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस फंड को लाने के लिए जो टीम होती है वो फंड रेजिंग टीम होती है। आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड फंड रेजिंग टीम्स रखते हैं, मतलब उनको हायर करते हैं कि उनका काम होता है कि वो प्रपोजल डिज़ाइन करें, वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे से डॉक्यूमेंट करें, वो दूसरे जो डोनर्स हैं या फंडर्स हैं उन तक उस काम को लेके जाएं, उनसे बात करें, और उस उनके थ्रू कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स मिलते हैं। तो ये कौन लोग देते हैं फंड्स? एक तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसमें वो एनजीओ को सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डिपार्टमेंट वाइज, तो महिला बाल विकास है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो महिला बाल विकास के साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, अलग अलग मुद्दों पे काम करते हैं, तो उनको महिला बाल विकास सपोर्ट करता है। इसी तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों को फंड करते हैं या सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूनिसेफ या यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएनडीपी हो गया, यूएनएफपीए हो गया, ये भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या डब्ल्यूएचएच हो गया विच इज़ अ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये भी फंडिंग एजेंसी की तरह काम करते हैं। इसके अलावा सीएसआर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक टर्म है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और सीएसआर भी एनजीओ का ही एक जुड़ा हुआ भाग है। तो सीएसआर का जो फंड होता है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है, जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ एग्जांपल दूँ, विप्रो करके एक जो कंपनी है जिसके मालिक अजीम प्रेम जी हैं, वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। उनका अजीम प्रेम जी फाउंडेशन भी है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन है, टाटा टाटा ट्रस्ट करके जो टाटा ग्रुप है उनका ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये जो सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तो एनजीओ को फंड करते हैं। इसके अलावा ये खुद भी सीएसआर भी एक स्पेस है, जैसे आप एनजीओ में जुड़ सकते हैं वैसे आप सीएसआर में भी जुड़ सकते हैं। एक कमेंट है, शायद आपने फिर से किया है जिन्होंने भी किया, एमएसडब्ल्यू डिग्री का कितना फ़ायदा है जॉब्स में? हाँ, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने
जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालते हैं तो वो उसमें रखते हैं कि MSW डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरी भी नहीं है, मैंने देखा है कि MSW ही होना चाहिए। कभी कभी वो प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि MSW में भी आप जब करते हैं तो पहला साल तो एक जनरल प्रोग्राम होता है, बट जब दूसरा साल आप करते हैं कुछ कॉलेजेस से, तो वहाँ पे वो आपको स्पेशलाइजेशन देते हैं। स्पेशलाइजेशन आप कम्युनिटी डेवलपमेंट, जैसे CD बोलते हैं, उसमें कर सकते हैं आप। हेल्थ में कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ों में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। इवन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी में भी आप MSW में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं। पर मुझे लगता है अगर आपने MSW नहीं भी किया है तब भी NGO में आपका स्कोप है। इवन आपने अगर मास्टर्स भी नहीं किया है तब भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुएट्स को लेते हैं। इवन अगर आपने ग्रेजुएशन भी नहीं किया है तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को भी लेते हैं जिन्होंने 12th पास हैं या 10th पास हैं या उनके कुछ होम स्कूलिंग किया है। मतलब क्योंकि NGO में इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंशिएट करता है हर जॉब पोजीशन के साथ। लक्ष्मी सर का कमेंट है, किस तरह के लोगों को आना चाहिए इस सेक्टर में? मुझे लगता है सर, ये जो सेक्टर है ये हर तरह के लोगों के लिए ओपन है। उन लोगों के लिए तो है ही जो बहुत क्लियर हैं कि उन्हें डेवलपमेंट सेक्टर में आना है। बट मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए भी है जो बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना है अपने लाइफ में। और अगर उनका कोई बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो वो एक NGO में कुछ समय देकर चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसको सोच सकते हैं कि क्या उनको वो कंटिन्यू करना है या वो कुछ और करना चाहते हैं। तो ये स्कोप सर बहुत होता है NGO में, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं जो एक संस्था में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें ओपन एंडेड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं ना, बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं कि जहां आपने ज्वाइन कर लिया वो आपसे बॉन्ड वगैरह भरवा लेते हैं कि भाई अब आपको इतने साल देना पड़ेगा। और क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप उसी एक स्पेसिफिक चीज़ में टाइम दे देते हो तो आपको पता नहीं होता है कि यार अब आगे मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या। बट NGO में जब जो इंसान आता है ना, उसके लिए मुझे लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, मतलब काफ़ी कुछ सीख जाता है। और वो इतना, उसकी कैपेसिटी इतनी सारी इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी जगह जाके काम कर सकते हैं। मुझे लगता है एक इंसान जिसने कुछ समय किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, किसी NGO में दिया है और कुछ काम करा है, उसके लिए तो बहुत स्कोप है, मतलब आने वाले दिनों में। क्योंकि वो एक तो वो उसकी कैपेसिटीज बढ़ गई हैं तो वो खुद से भी अपना कुछ भी शुरू कर सकता है। वो अपना ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू कर सकता है या फिर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके काम कर सकता है, भले ही वो डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड ना हो, क्योंकि उसको कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने कम्युनिकेशंस के बारे में बताया था, तो कम्युनिकेशन में जो चीज़ें वो यहाँ पे करेगा, सीखेगा, या उसको जो भी अनुभव होगा वो किसी और संस्था में भी जाके या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके काम मांग सकता है। कांक्षी लिख रहे हैं, जिन लोगों को एम्पैथी और सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है क्या उनको सेक्टर में फ़ायदा मिलता है? क्या ये स्किल ज़रूरी है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एम्पैथी, एक तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि एम्पैथी क्या होता है। वो सिंपैथी एम्पैथी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और सोशल अंडरस्टैंडिंग। पर मुझे लगता है कि जो लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं या जो लोग चीज़ों को जानते हैं, उनके लिए काफ़ी बार अगर वो किसी एक ऐसे संस्था में चले जाते हैं जो उनके इंटरेस्ट से थोड़ा सा अलग होता है, या वो उसके काम को नहीं समझ पाते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए काफ़ी स्ट्रगल भी होता है। बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एम्पैथी और सोशल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उसको परस्यू करते हैं या अगर आप के अंदर वो डेवलप हो जाती है तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से सेक्टर में काम कर सकते हैं। और क्योंकि काफ़ी बार कंडीशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं कुछ प्रोग्राम्स में। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी प्रोग्राम में हैं जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे आपको रिक्रूट करा गया भोपाल में, बट आपकी जो फील्ड है वो बुधनी है, रायसेन है, विदिशा है, ये सारी जगह आपकी फील्ड है। और कम से कम मान लीजिए एक एक डिस्ट्रिक्ट में आप 10-10 गांव आपके जिम्मेदारी में है, तो आपको जाना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। कई बार जो गांव होते हैं वो काफ़ी इंटीरियर के होते हैं, तो वहाँ पे रुकना भी पड़ता है, और आपको कोई अच्छा होटल नहीं मिलेगा वहाँ पे रुकने के लिए। तो वहाँ पे मुझे लगता है अगर ये समझ इंसान के अंदर है तो वो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर पाता है।
हिमांशु लिख रहे हैं, मैं पिछले 5 साल से कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लाकर फिक्र होती है। हाँ, ये एक छोटा सा चैलेंज है मुझे लगता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब आप डेवलपमेंट सेक्टर में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एनजीओ में जब आते हैं, वो एज अ वॉलंटियर आते हैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन। मैं खुद, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जितने भी लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं वो सब वॉलंटियर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक एज अ वॉलंटियर आते हो तो वहाँ पे आपका कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है। मुझे लगता है जो ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको फंड मिल रहा है उस चीज़ के लिए और वो वॉलंटियर्स को पे कर सकते हैं तो उनको पे करना चाहिए। तो हमारे भी कुछ जो प्रोग्राम्स थे, प्रीवियस प्रोग्राम्स थे, तो सब नहीं, बट हाँ बहुत लिमिटेड हमने उसमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होता है, क्योंकि अब कौन लोग वॉलंटियर करते हैं यूजुअली। जो लोग वॉलंटियर करते हैं वो काफ़ी यंग लोग हम देखते हैं, जो एज अ वॉलंटियर आते हैं, फुल टाइम वॉलंटियर आते हैं। वो या तो कॉलेजेस में होते हैं या स्कूल में होते हैं और उनके पास काफ़ी सारा स्पेयर टाइम होता है, तो वो एज अ वॉलंटियर जुड़ते हैं। पर जब उनको लगता है कि यार अब उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में या तो वो जिसके साथ जुड़े हैं या फिर और ऑर्गेनाइजेशंस दे कैन एक्सप्लोर जहाँ पे जॉब ओपनिंग्स हैं, क्योंकि बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स आते हैं और उनको ज्वाइन करना चाहिए मुझे लगता है। और सैलरी भी डिसेंट होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो। मुझे लगता है बहुत मिनिमम एलिजिबिलिटी पे भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हु ऑफर्स 10,000 15,000 रुपीज़ एवरी मंथ एज अ सैलरी। और ये काफ़ी ये रेंज भी काफ़ी वेरी करता है। डेवलपमेंट सेक्टर में ही ऐसे पोजीशंस भी हैं जहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस के बाद पीपल आर पेड ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ एवरी मंथ। वो थोड़े डेफिनेटली वो मैनेजरियल रोल्स होते हैं, आपके ज़िम्मे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। पर हाँ, मतलब काफ़ी ग्रोथ का स्कोप है डेवलपमेंट सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन करा और आपको कोई चीज़ें नहीं होंगी। मतलब थोड़ा खुद से भी मुझे लगता है एक्सप्लोर करना पड़ता है यहाँ पे। मैंने बताया था एनजीओ में जॉब अगर आपको सर्च करनी है तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। उसमें से एक वेबसाइट जो काफ़ी एक्टिव है वो DEV डेवनेट जॉब्स डॉट कॉम करके .org करके, वो आप गूगल करेंगे डेवनेट जॉब्स करके तो उस पर आएगा। उस पर आप देख सकते हैं। हाँ, अंश हैप्पीनेस सोसाइटी का जो इंटर्नशिप है वो अभी बेसिकली चालू हो गया है और ये एक एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम होता है जो हम हर साल करते हैं जून के मंथ में। अभी तक तो हम इसको फिजिकल स्पेस में करते आए थे, पर क्योंकि कोरोना है और लॉकडाउन है और प्रिकॉशंस हमें लेना है तो हम इसको डिजिटल स्पेस में कर रहे हैं। तो अभी तो कोई इसमें ऐसी ओपनिंग्स नहीं है, पर हाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के इंटर्नशिप्स और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। मैं कल ही देख रहा था, भोपाल की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उदीप करके, पूनम श्रुति उसको रन करते हैं, उन्होंने भी डाला है इंटर्नशिप के लिए। तो यू माइट इन यू कैन अप्लाई फॉर दैट इंटर्नशिप ऑल्सो। तो हम एनजीओ सेक्टर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो जॉब्स, जो काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न भी है, सवाल भी है, तो मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ऑप्शंस हैं अगर कोई इंसान एनजीओ सेक्टर में जॉब करना चाहता है उसके लिए। और एक तरह की जॉब नहीं है, बहुत तरह की, बहुत सारी जॉब्स एनजीओ में खुलते हैं, ओपन होते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सीएसआर का मैंने आपको बताया कि सीएसआर भी एक बड़ा सेक्टर है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो राष्ट्रव्यापी, नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर काफ़ी सारे जॉब ओपनिंग्स आते हैं। ये है कि हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली देखना पड़ेगा। बट मैं फिर वही बोलूँगा कि जॉब जो है वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा अगर आप उसको समझ के नहीं लेते हैं या चूज़ नहीं करते हैं। अगर आप कुछ और दिमाग में लेके जा रहे हैं और किसी और तरह के जॉब में आप जा रहे हैं एनजीओ में, तो हो सकता है कि आप थोड़ा एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में जाएं। पर वो रिजॉल्व हो सकता है बहुत आसानी से। आप स्विच भी कर सकते हैं, आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी भूमिका को। टीचिंग जॉब तो बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको बताया एक फेलोशिप होता है, टीच इंडिया फेलोशिप करके। उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। टीच इंडिया फेलोशिप के अंदर काफ़ी सारे
एक सेकंड ना, चार्जर लागू कर। तो हाँ, अंश के प्रोग्राम में, अंश के कौन कौन से प्रोग्राम हैं? तो अंश हैप्पीनेस सोसाइटी में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग करते हैं थ्रू आउट द ईयर। उसमें अगर मैं बताऊं आपको तो हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ कम्प्लीटली यूथ ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम युवाओं के साथ काम करते हैं, तो पूरा जो फोकस होता है वो यूथ डेवलपमेंट के ऊपर होता है। हमारे काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो युवाओं के द्वारा ही शुरू करे गए हैं। जैसे मैं अगर कुछ इनिशिएटिव्स की आपको बताऊं, महफिल हो गया, काफिला हो गया, या फिर यूथ फॉर चिल्ड्रन हो गया। ये सारी इनिशिएटिव्स युवाओं को लगा कि हमें शुरू करना चाहिए, और उन्होंने फिर उसको शुरू करा। पर ये सारे इंटरेस्ट बेस्ड इनिशिएटिव्स थे, क्योंकि उनका तो उन्होंने उसको स्टार्ट करा। और सॉरी, हाँ, तो इसमें हम थोड़ा और अगर एक्सप्लोर करें एनजीओ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर, हम किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कब और कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि क्या जॉब्स निकल रही हैं, और उसके हिसाब से आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। पर एनजीओ में जैसा लक्ष्मी सर ने नीचे भी लिखा था, एक तो एज अ प्रोफेशन काफ़ी सारे लोग उसको परस्यू करते हैं, पर इसके अलावा भी एडवोकेसी एक और चीज़ होती है, एक्टिविज़म एक और चीज़ होता है। एडवोकेसी एक्टिविज़म क्या होता है? फॉर्चुनेटली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर पाया शुरुआत से। जब मैं ट्वेल्थ में था, स्कूल में था, तब 2011 में एक देशव्यापी आंदोलन हुआ था जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और वो मेरा पहला एक्सपोजर था जिससे मैं जुड़ा था, और मुझे पता चला था कि डेवलपमेंट सेक्टर भी कोई चीज़ होती है। उसमें लोग जुड़े होते हैं, एक्टिविज़म कुछ होता है, क्योंकि अगस्त के टाइम पे एक लंबा धरना चला था पूरा, और उसमें कई सारे लोगों से मुलाकात हुई थी। उनके थ्रू ही जानने को मिला था कि और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। वहीं से एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ था कि यार, क्योंकि उससे पहले शायद मैं इस सेक्टर में नहीं आता। मैं कुछ और करना चाहता था, मैं बिज़नेस रिलेटेड कुछ करना चाहता था, या मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहता था। पर उस आंदोलन से मुझे लगा कि मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी। ग्रामीण क्षेत्र में एनजीओ किस तरह शुरू कर सकते हैं? क्या कोई संस्था है जो मदद करती है? बहुत सारे चीज़ें हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आप कर सकते हो। अभी तो मुझे लगता है काफ़ी काम है जो हमें ग्रामीण क्षेत्र में करने की ज़रूरत है। सबसे पहला सेशन भक्ति शर्मा जी का था, और उनसे भी आप बात कर सकते हो। वो सरपंच हैं एक गांव की, और काफ़ी काम उन्होंने अपने गांव में करा है। और इसी तरह बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गांव में काम करती हैं अलग अलग मुद्दों में। हमने भी कुछ कुछ चीज़ें गांव स्तर पे करी हैं, अवेयरनेस को लेके या कुछ और काम को लेके। अभी हमने देखा कि माइग्रेंट लेबर्स बहुत बड़ी तादाद में वापस अपने घरों की ओर बढ़े। और जैसा कि कुछ ज़िलों से जो आंकड़े आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि लगभग जैसे टीकमगढ़, छतरपुर की अगर मैं बात करूं, तो छतरपुर में करीबन 40-45 हज़ार लोग आए हैं गांव में वापस। और इसी तरह से हर ज़िले में इतने या इससे भी ज़्यादा आंकड़े होंगे। तो अब सोचिए कि आप इतने सारे लोग जो अभी वापस आए हैं, इनके पास रोज़गार के क्या साधन होंगे, या ये अपने अपने रोज़मर्रा के लिए जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई पैसे तो है नहीं कि ये बचा के लाए होंगे वहाँ से। मतलब जिस कंडीशंस में हमने देखा कि लोगों को आना पड़ा, तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हम बोल सकते हैं। बट मुझे लगता है जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा स्पेस है जहाँ पे वो लोकल इकोनॉमीज़ पे काम कर सकते हैं। वो वहाँ पे अलग अलग तरह के अवेयरनेस को लेके काम कर सकते हैं, अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेके काम कर सकते हैं। जैसे मैं अगर हमारा एक पिछला अनुभव आपको बताऊं, हमने छतरपुर में और श्योपुर में काम करा। तो छतरपुर में और श्योपुर में, हाँ जी, छतरपुर और श्योपुर में
वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है WHH के थ्रू हमने वहाँ पे काम करा था। वहाँ पे दर्शना करके एक ऑर्गेनाइजेशन है श्योपुर में, और छतरपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन, छतरपुर में और श्योपुर की मैं बात कर रहा था। वहाँ पे न्यूट्रिशन को लेके, अवेयरनेस को लेके हमने काम करा, और वहाँ पे स्कूल के बच्चों के साथ हमने सैनिटेशन और न्यूट्रिशन को लेके काम करा। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ग्रामीण स्तर पे किए जा सकते हैं या करना चाहिए। आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने आसपास। अगर आप कोई कोई गांव आप जानते हैं, वहाँ पे जाके आप सर्वे कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि क्या ज़रूरतें हैं। बहुत सारे लोग शहर में किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम उसको गांव में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम शहर में रह के किसी चीज़ को सोचते हैं और गांव में जब हम उसको करते हैं तो परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती हैं। तो अगर आप गांव में कुछ करना चाहते हैं तो पहले आप गांव जाइए, वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं या किस तरह की ज़रूरतें हैं, आप उनको पहले समझिए, और फिर आप देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। और ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गाँव में काम कर रहे हैं। तो हाँ जी, हाँ, इसमें कुछ और चीज़ें आई हैं, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। आपके साथ काम कैसे कर सकते हैं वॉलंटियर्स के रूप में, कोई संपर्क नंबर हो तो। हाँ, तो अगर आपको अंश से जुड़ना है तो आप गांधी भवन आ सकते हैं, या आप अंश हैप्पीनेस सोसाइटी अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी लक्ष्मी सर भी शेयर कर देंगे, मैं भी शेयर कर दूंगा, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं इस सेशन के बाद या कभी भी। NGOs आर इंटरकनेक्टेड। आर NGO एक अपने सब्जेक्ट थीम अलग अलग होती है। हाँ, बहुत सारे NGOs फोकस होते हैं कई सारी चीज़ों पे। जैसे यहाँ अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक संस्था है सरोकार करके, जो जेंडर इश्यूज पे काम करती है। एक संस्था है आवाज़ करके, जो बच्चों के मुद्दों पे काम करते हैं और युवाओं के साथ भी काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग इश्यूज, ट्राइबल इश्यूज पे काम करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो लाइवलीहुड पे काम करते हैं। SHG अगर आप लोग को पता हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप करके एक स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट करा। काफ़ी सारे गांव में SHG ग्रुप्स बनाए गए, 10 लोगों के, 15 लोगों के, और भी ज़्यादा लोगों के, और उनको अलग अलग छोटे छोटे रोजगारों से जोड़ा गया। किसी को मुर्गी पालन का काम दिया गया, किसी को अपना ये चरखा दिया गया, तो उन्होंने खादी का कपड़ा बनाया। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जो गांव स्तर पे SHG ग्रुप के थ्रू शुरू करे गए। तो हम, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और हाँ, NGOs कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत सारे NGOs जुड़ के काम करते हैं, क्योंकि हर NGO का किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक तरह की चीज़ में एक्सपर्टीज हो सकता है, पर सब लोग सब चीज़ें नहीं जानते हैं। और मुझे लगता है कि जुड़ के ही काम करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे मैं अगर हमारा ही एग्जाम्पल दूं, अंश जब हमने शुरू करा था, तो हम काफ़ी नए थे, हमें चीज़ें नहीं पता थी, और हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े, बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़े, और उनके साथ जुड़ के उनका अनुभव से हमें काफ़ी मदद मिली। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एकता परिषद का। एकता परिषद एक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में लैंड राइट्स को लेके काम कर रहा है। और एकता परिषद से जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फील्ड में हमको काम करने का मौका मिला, जहाँ पे हमने जाके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। एकता परिषद के साथ मिलके ही हमने एक प्रोग्राम डेवलप करा जिसका नाम है गो रूर्बन। गो रूर्बन के थ्रू हम युवाओं को अनुभव कराते हैं कि भाई गाँव में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, या गाँव में किस तरह से काम करा जा सकता है। और एकता परिषद के माध्यम से ही हमें एक्टिविज्म को और अच्छे से समझने का मौका मिला। और एक्टिविज्म में भी अगर मैं स्पेसिफिक आपको बोलूँ तो नॉन वायलेंट एक्टिविज्म समझने का मौका मिला। आज भी मैं एक 24 घंटे चलने वाले उपवास में हूँ। हम, मेरे साथ यहाँ पे 6 और लोग हैं जो इस उपवास में बैठे हैं। ये उपवास जो है वो गांधीयन कलेक्टिव इंडिया की एक पहल है, जो पूरे देश में हर दिन एक रिले की तरह चल रहा है। इवन कल भी किसान सत्याग्रह हुआ, जो मिनिमम MSP है वो निर्धारित करी जाए मक्के की फसल के लिए, उसके लिए हुआ। तो एक एक्टिविज्म को हम कैसे समझ सकते हैं, उसका भी मौका हमें मिला। तो कोलैबोरेशंस बहुत ज़रूरी हैं। मतलब जो लोगों के साथ जुड़ के, जो लोग ऑलरेडी इस स्पेस में हैं, उनके साथ जुड़ के आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लक्ष्मी सर ने लिखा है, इंडिया के कौन से सेक्टर में अभी भी अच्छे NGO नहीं है? सर मुझे लगता है बहुत सारे NGO हैं।
हर सेक्टर में एनजीओ हैं, हर तरह के काम में आप देखेंगे कोई ना कोई संस्था आपको मिल जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि ज्योग्राफिकली हमें ये देखने को मिल सकता है कि भाई किसी एक एरिया में किसी एक तरह के संस्था नहीं काम करते हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली स्कोप है। बट मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जिसका इंटरेस्ट है किसी चीज़ को करने में, अगर वो शुरुआत करता है तो बहुत सारा काम है जो वो कर सकता है। जैसे कांक्षी यहाँ पे जुड़े थे एक कॉल पे, तो कांक्षी जेंडर इशू पे काम कर रहे हैं। जेंडर में भी वो बहुत ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं, वो महिलाओं की भूमिका पॉलिटिक्स में कैसे हो सकती है उस पर काम कर रहे हैं। तो आज सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर में सिर्फ सोशल वर्टिकल में बातें नहीं करी जा रही हैं, आज इकोनॉमिकल वर्टिकल में भी बातें करी जा रही हैं, आज पॉलिटिकल वर्टिकल में भी बातें करी जा रही हैं। आज ये भी देखा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, हम कैसे ऑल्टरनेटिव्स पे काम कर सकते हैं, किस किस तरह से नए इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करा जा सकता है। कई सारे संस्था ऐसे भी आगे आ रहे हैं जो दिशा देने का काम कर रहे हैं, लोगों की ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, लोगों को स्किल देने का काम कर रहे हैं। हाउ टू ज्वाइन एनजीओ? हाँ, एनजीओ से तो आप बहुत तरह से जुड़ सकते हैं। मतलब आपके आसपास आपको कोई भी संस्था के बारे में पता चले जो अच्छा काम कर रहे हैं, बस चले जाइए, उनसे बात कर लीजिए। आप जुड़ना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई आपको मना करेगा। आप एज अ वॉलंटियर तो हमेशा किसी भी संस्था के साथ जुड़ ही सकते हैं। नितेश जी ने पूछा है, एनजीओज आर ऑफन लीग्ड विथ siphoning public pooled money, how to get rid of such hurdles? Did you experience any such instances in your mission? बिल्कुल सही बात है नितेश जी जो आप बोल रहे हैं। बहुत सारे संस्था हैं जिन पे ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने लोगों के पैसे का गलत फ़ायदा उठाया है, या मतलब उसको सही काम में इस्तेमाल नहीं करा है। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एनजीओ की बात नहीं करी जानी है, करी जानी चाहिए। मुझे लगता है ये पूरा सिस्टम फॉल्ट है जो हम एक तरह से देख सकते हैं। और ये सिस्टम फॉल्ट कैसे चालू होता है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट में फंड्स आते हैं, अलग अलग स्कीम्स आती हैं लोगों के लिए कि मान लीजिए एक स्कीम आया कि किसी संस्था को कोई डिपार्टमेंट काम देना चाहता है अवेयरनेस के लिए। उन्होंने एक निकाला अपने वेबसाइट पे कि जो भी संस्थाएं इंटरेस्टेड हैं वो प्रपोजल भेजें। पर कई सारे डिपार्टमेंट में फिर वो बोलते हैं कि भाई उसमें बहुत अजीबोगरीब तरीके से उसको डील करा जाता है। मतलब आप देखेंगे कि कुछ ही लोगों को वहाँ पे काम दिया जाता है, जो संस्थाएं आपको कभी ग्राउंड पे दिखेंगी भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि भाई ऐसे संस्थाओं को अगर पैसा मिलेगा लोगों का, तो वो उसका सही उपयोग तो करेंगे नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को भी देखने की ज़रूरत है। हम भी कहीं ना कहीं हमने सोचा कि भाई हम वोट दे देते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं एक वोट देने के बाद। ऐसा नहीं है। मतलब हमें सरकार को भी अकाउंटेबल ठहराने की ज़रूरत है हमारे पैसे को लेके। और उसी तरह से मुझे लगता है एनजीओज भी अकाउंटेबल हैं हमारे पैसे को लेके। अगर आप किसी भी संस्था में डोनेट कर रहे हैं या पैसा दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि वो संस्था पब्लिक के पैसे का या लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों को आगे आके उसके बारे में लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसे संस्थाओं के बारे में कोई बोलता नहीं है, तो वो भी आराम से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और फिर इसका लॉस क्या होता है कि जो लोग सही में काम कर रहे हैं, कभी उन तक कोई रिसोर्सेज पहुंच नहीं पाते। तो अगर उन तक रिसोर्सेज पहुंचेंगे नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ग्राउंड पे काम होना है वो हो नहीं पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसे को लेके सही से ध्यान दिया जाए कि सही संस्थाओं तक पैसा पहुंचे। अगर कोई संस्था पैसे का गलत उपयोग करती है तो उस पर कार्रवाई हो, लोग उसके बारे में लिखें। सर, वी आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, एनजीओ नेम कोनवाल। दैट्स वंडरफुल। हमारा फाउंडेशन सत्यम फाउंडेशन नीमच एजुकेशन एंड सोशल में पिछले 2 सालों से सोशल और एजुकेशन सेक्टर पर काम कर रहा है। हमें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो क्या प्रोसेसिंग है? रजिस्ट्रेशन तो सिंपल है। आप अपने कलेक्टर, जो भी कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे जाके आप बात करिए। या तो आजकल तो एमपी ऑनलाइन पे भी ऑप्शन है, फर्म्स एंड सोसाइटी पे जाके आप अपने सोसाइटी को रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से आपको आई थिंक 10-12 दिन के अंदर जवाब मिल जाता है कि अगर कुछ ऑब्जेक्शन उनको लगता है कि कोई चीज़ आपने सही नहीं लिखी है, तो वो आपको बताएंगे कि भाई इसको आप बदलिए। और फिर आपको आपका एनजीओ का, आपका सोसाइटी का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा भी संस्था रजिस्टर करने के मुझे लगता है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नॉन प्रॉफिट कंपनी के तरह से भी रजिस्टर कर सकते हैं, और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या और तरीके हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि सोसाइटी रजिस्टर करना एक आसान तरीका होता है। ट्रस्ट भी आप बना सकते हैं, बट ट्रस्ट का एक अपना अलग प्रोसेस है। और अगर कमलेश जी आपको कुछ लगे तो आप मुझसे डायरेक्टली भी संपर्क करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं एनजीओ रजिस्टर करने के लिए।
I want to do plantation in village areas for environment but don't have resources of plants, so any government scheme where government support. गोविंद, जहाँ तक मुझे पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांट्स देते हैं, और मुझे लगता है आप अपने सोशल मीडिया पे भी लिखेंगे तो आपके बहुत सारे मित्र इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आप इतना अच्छा काम करना चाहते हैं, प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको आगे आके पौधे देंगे जो आप लगा सकें। पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, प्लांटेशन ड्राइव पे जो लोग काम करते हैं या इन्वायरमेंट के लिए जो लोग काम करते हैं, देखिए पौधा लगाना तो बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक काम है। पर पौधा लगाने के बाद उस पौधे को हमें बड़ा भी करना है, उस पौधे का हमें ख्याल भी रखना है। नहीं तो हम सब ने देखा था कि कुछ समय पहले हमारी सरकार ने लाखों करोड़ों पौधे लगाए थे नर्मदा के आसपास, पर आज जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें नहीं दिखते हैं वो लाखों करोड़ों पौधे। तो वही है कि पौधे आप लगाइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करिए या अपने आसपास आप लोगों से बोलिए, लोग आपको हेल्प करेंगे पौधों के लिए। कुछ संस्थाएं भी अगर आपके आसपास होंगी तो वो भी आपको मदद करेंगी। खुद का एनजीओ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने वही बताया। खुद का एनजीओ स्टार्ट करने के लिए आप एमपी, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो एमपी ऑनलाइन पे जाइए, फर्म्स एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वहाँ पे पूरा मैनुअल भी दिया हुआ है कैसे आपको रजिस्टर करना है, नियमावली और बाकी सभी चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। और आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ इसमें डिटेल में कि क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं। सर हम सही एनजीओ को कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज ग्राउंड लेवल पर करप्टेड भी होते हैं। देखिए करप्टेड लोग तो हर जगह होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगता है ये हमारा भी हमें, हम जब बात करते हैं हम जाके देखिए, होता यह है कि आज हर इंसान घर बैठ के चाहता है कि चीज़ें हो जाएं, और मैं उसको गलत भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो लिमिटेशन भी और अभी तो मजबूरी भी है। पर मुझे लगता है कि जिस भी संस्था को आप पैसे दे रहे हैं या जिस भी संस्था को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनके काम को भी आप मॉनिटर करिए, आप थोड़ा सा देखिए कि वो क्या काम कर रहे हैं। और अगर आप उन, मतलब वो अकाउंटेबल हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई वो जो काम कर रहे हैं उसके बारे में वो आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये व्यक्ति सही में काम कर रहा है या सब चीज़ें सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए हैं। सर आपके अनुसार कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, चीज़ें जो हर एनजीओ में होनी अनिवार्य हैं। आ, मुझे लगता है कि हर एनजीओ के पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो किस किस विषय में काम करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक संस्था है, तो वो क्या काम कर रही है, वो एक सवालों के घेरे में आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि भाई और कहीं ना कहीं उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होनी चाहिए उस एनजीओ के बारे में। काफ़ी सारी संस्थाएं टेक्निकली वीक होती हैं, तो उस अभाव में वो चीज़ें नहीं डाल पाते हैं पब्लिक डोमेन में। तो मुझे लगता है जो लोग उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कई लोगों से मिला हूँ जो बहुत इंटीरियर की जगहों पे काम कर रहे हैं, बट उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद से वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाल पाते हैं, वो टेक्निकली थोड़े वीक होते हैं, पर वो काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे होते हैं। तो कुछ वॉलंटियर्स उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने काम के बारे में पब्लिक डोमेन पे डाल पाएँ, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके काम के बारे में पता चले। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हम एक फेलोशिप रन कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, सार्थक कोविड फेलोशिप। और उस कोविड फेलोशिप में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके काम को सुन के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। उसमें से एक साथी महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने खुद से उनकी खुद की वैन को उन्होंने एम्बुलेंस बनाया, और वो फ्री सर्विसेज देते हैं महाराष्ट्र के एक गांव में। वो जहाँ से भी कॉल आता है वहाँ पे जाके राशन देना हो या फिर एम्बुलेंस से किसी को हॉस्पिटल पहुँचाना हो, वो ये सारा काम कर रहे हैं। पर बहुत कम लोग हैं जो उनके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि शायद वो अपने काम को इस तरह से सोशल मीडिया पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे डाल नहीं सकते। उसमें दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, एक तो टेक्निकल नॉलेज भी हो सकता है, और एक ये होता है कि भाई जो इंसान काम कर रहा है वो इतना व्यस्त होता है काम करने में कि उसको समय ही नहीं मिलता कि वो अपने बारे में लिख पाए। क्या कारण है कि 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स की आज कोई मजबूत आवाज़ नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है? सर मुझे लगता है कि इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि एनजीओ भी बहुत बटे हुए हैं। मतलब इसमें जहाँ सबको साथ आना चाहिए था वहाँ पे लोग साथ नहीं आए, क्योंकि कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं या कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, या उस तरह के प्लेटफॉर्म कोई बना नहीं पाया या कोई नेटवर्क नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है वो भी एक रीज़न रहा बड़े स्तर पे कि बहुत सारे अ, आज जो 10 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं उनका कोई एक आवाज़ हम नहीं देख पा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो खुद ही से आगे आके उन्होंने अपनी एक भूमिका यहाँ पे निभाई। संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं कई सारी संस्थाओं को जानता हूँ, पर वही है कि या तो उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं या उनके पास इतने साधन नहीं हैं
कि वो उनके काम को लोगों तक पहुंचा पाएँ। हाँ, बट एक अभाव है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि कोई एक मजबूत आवाज़ नहीं बन पाई। शायद सर इसका एक कारण ये भी है कि पिछले 5-7 सालों में ऐसी आवाज़ों को तोड़ने की भी बहुत कोशिश करी गई है। और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जो मज़दूर हैं या फिर जो किसान हैं, इनकी जो आवाज़ हैं उनको दबाने की भी बड़े स्तर पे कोशिश करी गई है। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया मज़दूरों की या किसानों की या आदिवासियों की आवाज़ बनने में। उसमें मेधा पाटकर भी हैं, राजगोपाल पीवी भी हैं, ऐसे कई कई सारे नाम हैं जो लोग निरंतर काम करते रहे, पर कहीं ना कहीं वो शायद उस तरह से अपनी बात को उतने व्यापक स्तर पे नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि सोशल मीडिया के भी जो आज मीडिया है उसकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। वो कुछ ही चीज़ों को दिखाना चाहता है। मैं रिसेंटली एक सर्वे भी देख रहा था कि भाई किस तरह से मीडिया ने भी किन बातों को लोगों के सामने लाया या किन बातों को नहीं लाया। तो ये एक बड़ा इशू है। एनजीओ में किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियां तो हर हर सेक्टर में होती हैं, तो एनजीओ में भी कई सारी चुनौतियां हैं मुझे लगता है। और ज़रूरी है कि इन चुनौतियों से उभर के हम कैसे आगे आते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं पर वो सरकार से फंड नहीं लेना चाहते या चाहते हैं कि भाई कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स को वो कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो उनके पास कई बार फंड का एक बड़ा अभाव होता है। या फिर मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो इंटीरियर में काम कर रहे हैं या गांव में काम कर रहे हैं या शहरों में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उनके काम को लोग जान नहीं पाते हैं। तो ऐसे कई सारे चैलेंजेस कहीं ना कहीं हम देखते हैं। सोसाइटी का क्या रोल होता है किस एनजीओ को आगे बढ़ाने में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में? सोसाइटी की एक बड़ी भूमिका है और सोसाइटी को एक भूमिका निभाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कोविड के टाइम पे सोसाइटी ने एक बहुत शानदार भूमिका अपनी निभाई। कई सारे लोग स्वयं से आगे आए और अब जो भी उनसे मदद बन पड़ती उन्होंने करी। कई सारे लोगों ने कई सारे संस्थाओं को पैसा डोनेट करा। और मुझे लगता है ये एक ऐसा समय है जिसने हम सबको सिखाया कि हर इंसान एक एक ना एक भूमिका निभा सकता है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे अभी कई सारे लोग हैं जो फूड रिलीफ पे काम कर रहे थे, तो एक एक घर से उनको 25-25 फूड पैकेट मिलते थे। तो ये एक बड़ा खूबसूरत पहल था कि लोग 25-25 फूड पैकेट अपने अपने घर से बना के दे रहे हैं और वो फूड पैकेट उन लोगों तक कुछ संस्थाएं पहुंचा रही हैं या इंडिविजुअल्स पहुंचा रहे हैं जो काम कर रहे थे। तो सोसाइटी को तो हमेशा संस्था के साथ जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनमें एक एक्टिव भूमिका हमेशा निभानी चाहिए। और मुझे लगता है कि कम्युनिटी ड्रिवन ही होना चाहिए सारी चीज़ें। क्या कोई एनजीओ किसानों की समस्याओं पर काम कर सकता है और कोई एनजीओ करता है? बहुत सारे एनजीओ फार्मर्स के साथ काम करते हैं। पर वही मैंने आपको बताया कि ये जो लोग किसानों के साथ काम करते हैं और गाँव में काम करते हैं या ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं, क्योंकि इनका काम ये मतलब उतने टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो इनका काम लोगों तक पहुंचता नहीं है। तो हमें पता नहीं चलता है कि भाई कौन सी संस्थाएं हैं जो किसानों के साथ या गांव में काम कर रही हैं। बट बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सर, एनजीओ का किसी संस्था या सरकार के द्वारा ऑडिट भी किया जाता है, ऐसा कोई प्रावधान है? हाँ, अगर अब देखिए जैसे मान लीजिए जिस भी संस्था को जो भी फंड दे रहा है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट फंड दे रही है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंड दे रही है, तो उनके अपने वो होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑडिट करते हैं। इवन संस्थाएं भी एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं अपने वेबसाइट्स पे। और कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। और मुझे लगता है एक अकाउंटेबिलिटी दिखती है अगर आप उसमें देखेंगे कि भाई उसमें जो फ़ंड उनको मिला साल भर में उन्होंने उसका क्या उपयोग करा। तो उसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बट हाँ कोई ऐसा कोई कॉमन फॉर्मेट नहीं है जहाँ पे उसका ऑडिटिंग उस तरह से होता हो, उतना निष्पक्ष तरीके से। बट हाँ, जैसे आप कोई FCRA ले रहा है या उस तरह से कर रहा है तो उसमें भी ऑडिट किया जाता है। एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू भी ऑडिट किया जाता है, बहुत सारा ऑडिट किया जाता है। कभी कभी ऑडिट के नाम पे संस्थाओं को परेशान भी किया जाता है जो सही में काम कर रहे हैं। तो ये टूल जो है बड़ा खतरनाक है। मतलब जिन पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और जो काम कर रहे हैं उनको काम करने में बाधाएं आती हैं, क्योंकि मतलब उनको साल भर ही जवाब देते रहना पड़ता है कि
अगर उन्होंने 10 रुपये खर्च करे तो कहाँ करे, जबकि उनके पास सब बिल्स हैं, सब चीज़ें होती है। तो मतलब ये इसके 2-3 पहलू हैं, मतलब ये बहुत ब्रॉड कॉन्वर्जेशन है, कभी समय मिलेगा तो हम करेंगे उसको। भैया अगर गवर्नमेंट या, अच्छा ये तो हमने कर लिया है, अच्छा गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम अच्छे से करे तो क्या हमें हमें तो हमें क्या इन इतने सारे एनजीओ की ज़रूरत पड़ेगी जो भी है। मुझे लगता है देखिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम बहुत अच्छे से करे, उसके बाद भी मुझे लगता है एनजीओ की भूमिका तो हमेशा बनी रहेगी। ये तो इस तरह से हो गया कि भाई जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके अलग अलग स्तंभ है। क्यों है भाई अलग अलग स्तंभ? क्योंकि डेमोक्रेसी एक स्तंभ पे नहीं चल सकती। अगर ब्यूरोक्रेसी है तो ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने के लिए वहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हम वोट दे के भेजते हैं। उसी तरह से उन दोनों के अलावा जुडिशरी है जिसकी अपनी एक भूमिका होती है। तो मुझे लगता है उसी तरह एनजीओ की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सारे एनजीओज हैं वो जितने व्यापक स्तर पे काम कर रहे हैं आज, मुझे लगता है उस भूमिका को हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। और हमने ये देखा कि इस पूरे लॉकडाउन के उसमें एनजीओ का एक बहुत बड़ा रोल रहा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की भी लिमिटेशन है, जैसे एनजीओ की लिमिटेशन है। तो ये सब चीज़ों को एक साथ आके काम करना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे कि हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से भी निकल सकता है। और यही है कि भाई कोलैबोरेशंस की इम्पोर्टेंस को लोगों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एनजीओ चला सकते हैं क्या? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जब तक आप हर चीज़ को लेके क्लियर हैं। क्योंकि उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप जिस भी गवर्नमेंट एजेंसी में हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज एनजीओ को फंड करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप जिस एनजीओ को फॉर्म कर रहे हैं और आप जिस सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं वो सब जुड़े हुए हैं, तो उसमें सवाल उठ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। 24 घंटे के बस, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा और नया अनुभव है मेरे लिए। तो बिल्कुल हम इसको समापन कर सकते हैं। मुझे लगता है 1-2 सवाल जो अगर नीचे हैं उनको एक बार देखकर हम कर लेते हैं फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी, थैंक यू सो मच। आप लोग भी जुड़े, और मुझे लगता है कि हमें और समय मिलेगा कभी और तो बिल्कुल और चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर। सर किसी विलेज में क्या सरपंच के साथ मिलकर एनजीओ ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और मुझे तो लगता है कि इस देश में हर चीज़ के सबसे ज़्यादा जिसे हमें आज इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है वो हमारा पंचायती राज सिस्टम है। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं, गांधी जी भी यही बोलते थे कि मैं जिस भारत की कल्पना करता हूँ वो जितने भी गांव हैं उनका एक यूनियन है। तो मुझे लगता है वहाँ पे जो सरपंच है या जो पंचायत है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, और एनजीओ सरपंच पंचायत के साथ मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं पर क्योंकि समय भी हो गया है और मुझे लगता है हमें इसको क्लोज भी करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का। और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ शायद छूट गया होगा, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और कभी और समय मिला तो हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है जिसमें आज हम सब हैं। कोरोना ने काफ़ी पूरी दुनिया को ही हिला दिया है, और मुझे लगता है कि इसमें सभी की भूमिकाएं आज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं समाज में या सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकते, क्योंकि लक्ष्मी सर से भी जब बात हो रहा था तब उन्होंने मुझे यही बताया कि काफ़ी सारे लोग सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं, और पर क्योंकि एक लिमिटेशन है उसका, तो बाकी लोगों के लिए क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट सेक्टर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो इंसान इस भावना के साथ आता है कि उसको समाज की सेवा करनी है, वो बिल्कुल एनजीओज के साथ जुड़कर या अपना खुद का एनजीओ फॉर्म कर कर या किसी इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर या किसी ग्रुप के साथ जुड़कर या स्वयं सेवी बनकर बहुत तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। और एक महात्मा गांधी का कोट है, वो मैं आखिरी में कहूँगा कि गांधी जी भी यही कहते थे कि समाज से अगर आपको जुड़ना है तो आपको समाज को अपने अपने आप को समाज को समर्पित कर देना चाहिए। और अगर आप समाज में कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो बदलाव आपको खुद बनना पड़ेगा। और थैंक यू लक्ष्मी सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सीरीज ऑफ सेशन। मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि इतने सारे सवाल लोगों के आए और मैं अपने नॉलेज के हिसाब से जो भी बता पाया
कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी। जय जगत।